नमस्कार दोस्तों, भारत के संविधान सीरीज पार्ट थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ फिर हम हाजिर हैं। तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के संविधान से आने वाले हैं। जो पिछला रिव्यू आपने सुना होगा उसके आधार पर ही हम इनको तैयार कर रहे हैं। 6 से 9 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं। लगभग 20% वेटेज है आपका 50 क्वेश्चन में से, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो में शुरू करते हैं और वीडियो में आप बने रहें, स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक गाइज मैं बताना चाहूँगा, जो पिछला पार्ट हमने किया था उसमें एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था जिसमें मैं आंसर नहीं बता पाया था, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पॉज वगैरह उसमें बटन दब गया था तो आंसर नहीं कर पाया। तो उसका आंसर अब आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन था गाइज हमारा कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो इसका गाइज आंसर होगा आपका वास्तविक न्यायिक अधिकार। तो वास्तविक न्याय अधिकार इसका आंसर होगा। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन है, इसका स्किप हो गया था। तो अब हम अगले सरी से शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। तो पार्ट थर्ड शुरू, आइए वीडियो में बने रहिए। तो गाइज एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने नॉलेज को हाथों हाथ चेक करते रहें और मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहें आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं। ईमानदारी से आपको ये रिव्यू करना है, क्योंकि आपका खुद का है। आप मेरे से अगर कुछ भी अगर कमेंट करेंगे कि मैंने इतने किए मैंने इतने, तो नहीं है। आप अपने दिल को पता है, आपको पता है, तो वो आपके हिसाब से करना है और मुझे इससे अच्छा लगेगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है पार्ट का। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। हो सकता है गाइज कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हो सकता है पिछली क्लास से, तो आप ये मत कहना कि ये तो पिछली क्लास में ही बता दिया था। हो सकता हो जाए, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रह पाता कि ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं करवाया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी गाइज 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये भी आपको बता दिया उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसकी जो अध्यक्षता करी थी तो वो करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अभी बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन गाइस, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन गाइस, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट चेयरमैन कौन थे। अभी जैसे आपको हमने बताया कौन थे, आप खुद को इसका आंसर करेंगे कौन थे। चलो मैं ही कर देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी थे। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था। आप संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। तो जैसे पिछले वीडियो में भी इसका आंसर आ चुका है। तो कब पारित किया गया था अंतिम रूप से, तो उसमें क्या प्रस्तावना में दिया हुआ था 26 नवंबर 1949 को हम एतत् द्वारा अधिनियमित अंगीकृत, और वो करते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका हो जाएगा गाइज, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो पूर्णतः किस दिन से लागू हुआ, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो ये गाइज हुआ था पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत कब गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र कब बना, तो भारत गणतंत्र बना है 26, कहाँ गया, हाँ, भारत कब गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र बना था गाइस 26 जनवरी 1950 के दिन। सी, ऑप्शन सी। और गणतंत्र कहते किसे हैं, तो गणतंत्र उसे कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता हो, जहां पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता हो, उसे गणतंत्र कहा जाता है। उस कंट्री को गणतंत्र कंट्री कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। सोल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल, शाउल, सोल किसे कहा जाता है, मतलब भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है। तो यहाँ पर गाइज हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान को की उसकी आत्मा कहा जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। आत्मा से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आता है, वो आगे बताएंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन है गाइज, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको
स्वीकार किया था। अगला, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? अब भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अब आपको इसको मैं बता देता हूँ गाइस कि संविधान में वैसे मूल अधिकार शुरू में कितने थे? स्टार्टिंग में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब हैं 6। कौन सा अधिकार नहीं है? अब संपत्ति का जो अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। अब वो अधिकार नहीं रहा, तो इस प्रकार से अब 6 है। तो ये आप ध्यान रखें, कहीं आप भूल ना जाएं। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर, मैटर पे क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और गाइज ये क्वेश्चन आ ही गया है कि संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था गाइज? इसका है क्वेश्चन, हटा दिया गया था तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ गाइज, तो आपको एक बहुत सारे इसमें संविधान में एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन से में उसको जोड़ दिया था, किस संविधान में उसको जोड़ा था, अनुच्छेद किस संविधान संशोधन में उसको जोड़ा था, किस संविधान संशोधन में आपको हटाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको पता ना चले कि यार किस में 42 था या 44 था, 42 और 44 में हुआ था सब कुछ, तो आप सोचेंगे कि यार किस में क्या हुआ था यार। तो अगर हटाने वाली बातें आ जाए, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है ये ट्रिक, लेकिन 90% करेक्ट है कि जब हटाने वाली चीज आए कि ये कौन से में हटाया था, तो आप कंफ्यूज हो 42 या 44, तो हटाने वाली चीजें 44 में है और जोड़ने वाली चीजें 42 में, ये आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 में। अगला क्वेश्चन है गाइस, मूल अधिकारों का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है गाइस? देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक, अब जैसे ही आपके कोई मूल अधिकारों का हनन करता है, तो आपके अधिकारों का हनन सरकार भी कर सकती है, और सरकार संसद, तो संसद भी कर सकती है। तो उसकी आप, उसकी रक्षा कौन करता है? तो उसकी रक्षा है हमारा कोर्ट करता है। तो कोर्ट में कौन से? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या दोनों? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोनों, क्योंकि आप अपने जब अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जाएंगे, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार बनाया गया है? मतलब मूल मौलिक अधिकारों में इसको शामिल किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें गाइस आ जाएगा अनुच्छेद 21 ए के तहत, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है और 21 ए जोड़ा गया है, 21 ए, तो उसमें शिक्षा का अधिकार हमें जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित होती है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस में निहित है? देखिए, मूल अधिकार में नहीं, वो तो अधिकार है हमारे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसमें पढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप इनको एक बार देख जरूर लें कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, और मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, क्योंकि डिटेल वीडियो तो आपको इस टॉपिक पे जब बताएंगे तभी बता पाएंगे, ऐसे तो क्वेश्चनों में तो एक साथ नहीं करवा सकते। तो अगली क्वेश्चन, भारत के, हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 है, वो क्या निर्देश देता है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करें, ये निर्देश देता है, और ये नीति निर्देशक तत्व में ही है। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया, इंपॉर्टेंट है एक तरीके से ये, तो आप इसको नोट जरूर कर लें। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है रसिया से, जो कि आजकल युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। तो मूल कर्तव्य इसमें शामिल किए हैं रूस के संविधान के, सॉरी, रूस से इसकी प्रेरणा ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो गाइज अब वो 11 हो गई हैं, अपडेट रहे हैं आप, 11 हो गई हैं, और ये संविधान है, अपडेट होता रहता है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी समिति थी उसकी, जिसकी अनुशंसा उसने की थी, रिकमेंडेशन दी थी, जिसके आधार पर किया गया था। तो इसका गाइज सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संघ की शक्ति, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित
हैं। तो भारतीय संघ की शक्तियां, पिछले उसमें भी किया था, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। निहित राष्ट्रपति में होती है, लेकिन उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये आप ध्यान रखें, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, तो आप ऑप्शनों को बड़े ध्यान से सुने। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो निर्वाचक मंडल उसे कहते हैं जो उसको वोट करते हैं उसको, तो हमें कौन शामिल होता है? तो इसमें बता देता हूँ, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है, देखिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही इसमें भाग लेते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आपको जैसे ही मिला संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, अगर ऐसा ऑप्शन मिल गया आपने टिक कर दिया तो वो गलत है, क्योंकि संसद के सदस्य अगर खाली आता है तो संसद के सदस्यों में निर्वाचित और नॉमिनेटेड होते हैं, नामित हैं, जिनको नॉमिनेशन किया जाता है, वो सदस्य भी होते हैं। और विधानसभाओं में भी जहाँ पे 6 हैं, जहाँ पे विधान परिषद है, तो वहाँ पे भी राज्यपाल है वो नॉमिनेट करता है, तो मनोनयन करता है। तो मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं इसके निर्वाचन में, वो भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ उसके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, जो चुनाव लड़के जीत के आते हैं, वो ही भाग लेते हैं। और जो विधानसभाओं में चुनाव लड़के जीत के आते हैं, वो ही भाग लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखें। तो ये लाइन जरूर होनी चाहिए आपके ऑप्शन में कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, खाली ये नहीं होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऐसा नहीं, संसद निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसीलिए मैं इस पे जोर दिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइस क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग कि यार ये क्या हो गया, हमने तो सही पढ़ा था, लेकिन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, नहीं, सिर्फ विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो इस तरीके से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो गाइज 5 वर्ष होती है, आप सब जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव में ऑप्शन है जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो बिल्कुल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, और अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, ये सभी होती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी है इसमें, क्योंकि वो निर्वाचन मंडल होता है ना, जो निर्वाचक मंडल अपने पहले क्वेश्चन में किया था, वो अप्रत्यक्ष रूप से करता है, क्योंकि जनता इसको डायरेक्ट वोट नहीं करती, और जनता उनको करती है जो वो उसका निर्वाचक मंडल होता है, तो जनता उनको वोट करती है और वो फिर उसको वोट करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति निम्न में से कौन से हैं? तो ये एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी है, वो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति पर, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा इसमें आंसर। तो इसमें क्या है, दोनों सदन हैं, कि किसी भी सदन में आप चले जाइए, किसी भी सदन में जाके आप महाभियोग का आरोप लगा जा सकते हैं। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, या तो राज्यसभा में लगा दो, चाहे लोकसभा में लगा दो, किसी में भी लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल नहीं है कि वहीं लगाओगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन हम यही करा रहे हैं, सिर्फ आपको 25 ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपसे वादा किया 25-25 क्वेश्चन का, इसलिए तो अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आप सबको पता होना चाहिए, वो राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके से गाइस ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगला पार्ट फिर से लेके आएंगे अगले 25 क्वेश्चन से आगे, जब तक कि आप तैयारी अपनी और भी जारी रखते रहें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो आपको पासवर्ड जो है वो आपको मिलेगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये वीडियो है, तो 2024 इसका पासवर्ड होगा। तो गाइज इसका आप पासवर्ड याद रखें, 2024। अगली वीडियो जल्द आने वाली है, तो इसलिए वीडियो में आप बने रहें। चैनल को लाइक कर लें, शेयर सब्सक्राइब सारा सब कुछ कर लें, जो करना चाहते हैं वो कर लें, बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।